नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां। आज सुनिए उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी कहानी काले साहब। डीएम की कोठी से बाहर निकलकर श्रीवास्तव ने रिस्ट वॉच की ओर देखा। 8 बजे थे। उसके पास पूरा 1 घंटा था। चपरासी ने डीएम के 9 बजे वापस आने की बात कही थी, तो क्यों ना वो गजानन को इलाहाबाद में अपने शुभागमन का सुसमाचार दिया है। एक पंथ 2 काज में उसका सदा विश्वास रहा था, बल्कि यदि किसी पंथ में 2 के बदले 4 काज हों तो वो उन सबको एक साथ निपटाने से कभी नहीं चूकता था। यही कारण था कि 6-7 वर्ष पहले के 50-60 रुपए मासिक पाने वाले पत्रकार से उन्नति करके वो इस थोड़े से अरसे में डिप्टी कलेक्टर हो गया था। ये केवल डिप्टी कलेक्टर होने के बाद इसी चुस्ती और चालाकी के बल पर वह सूनी और बीहड़ जिलों को फलांगता हुआ इलाहाबाद नियुक्त हुआ था। आज ही प्रातः इलाहाबाद में उसका पदार्पण हुआ था और आज ही वो अपने अफसर के यहां हाजिरी देने जा पहुंचा था। पर डीएम लखनऊ के दौरे पर आने वाले एक मंत्री के यहां हाजिरी देने गए हुए थे, इसलिए 1 घंटा श्रीवास्तव के पास खाली था। गजानन उसका बचपन का मित्र था। एलनगंज में रहता था। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। अभी वो घर पर ही होगा, ये सोचकर श्रीवास्तव ने इस खाली समय में उसी के यहां हो आने का फैसला किया। कचहरी के पास से गुजरकर वो सड़क पर आ खड़ा हुआ। एक दिन वो इसी कचहरी का बड़ा हाकिम बनेगा, ये ध्यान में आते ही गर्व से उसकी एड़ियां तनिक उठ गईं और उसके हाथ बुशर्ट के अकड़े कॉलरों पर से होते हुए दामन पर आकर रुक गए और पंजों पर 1-2 बार जोर देते हुए उसने आगे पीछे से बुशर्ट को ठीक किया। तभी उसने सामने देखा 12 दरी के पास 2 रिक्शे वाले जैसे उसी को लेकर कुछ बहस करते हुए चले आ रहे हैं। रिक्शा, उसने साहबी स्वर से गले में शब्द को तनिक उमटते हुए आवाज दी। जी हुजूर। और दोनों रिक्शा उसके सामने आकर खड़े हो गए। क्यों भाई, घंटे के हिसाब से चलोगे? कहां जाएंगे? पहले रिक्शे वाले ने पूछा। कहीं भी जाएं। क्या घंटा मिलेगा? जो भी रेट होगा। रुपया घंटा लेंगे, 10 आना मिलेगा। अजी आइए हुजूर, आप इधर आइए। दूसरे रिक्शे वाले ने बड़े लटकते हुए लखनवी ढंग से हाँक लगाई। हाँ, तुम ले आओ। और दूसरे रिक्शे के बराबर आते ही श्रीवास्तव उचककर उसमें बैठ गया। बुशर्ट को दोनों ओर दामन से जरा खींचकर उसने ठीक किया और पतलून को तनिक ऊपर उठा लिया कि उसकी क्रीज खराब न हो जाए। वो पीछे की ओर पीठ लगाकर आराम से नहीं बैठा। बुशर्ट के मसले जाने का उसे भय था और डीएम से मिलने तक वो इसी प्रकार लक-दक बने रहना चाहता था। रिक्शा पर वो इस प्रकार अखड़ा बैठा था जैसे डीएम से हाथ मिलाकर अभी अभी कुर्सी पर बैठा हो। सीधा, अकड़ा और चाक चौबंद। रिक्शा वाला खाकी सूट पहने था। सूट बहुत मैला भी नहीं था। शक्ल से भी वो साधारण रिक्शे वाला मालूम नहीं होता था। इलाहाबाद के रिक्शे वालों में देहातियों का बाहुल्य रहता है। फसल का मौसम न हो और काम से छुट्टी हो तो आसपास के गांव के देहाती अपने लंबे तगड़े शरीर पर खादी की बंडी और कमर में अंगोछा बांधे मुर्री में 1 जून का राशन लिए इलाहाबाद की ओर चल पड़ते हैं। संध्या को पहुंचते हैं, रात के लिए रिक्शा लेते हैं और सवारी से किराया लेकर ही 2 जून के लिए सत्तू खरीदते हैं। इन्हीं रिक्शा वाले देहातियों की सुविधा के लिए बहुत से पनवाड़ियों ने पान, बीड़ी, सिगरेट के साथ सत्तू के थाल भी सजा रखे हैं, जिनके पिरामिडों में हरी मिर्च खुशी अजब बहार देती है। ये देहाती रिक्शा वाले रिक्शा चलाते चलाते जब जरा समय पाते हैं तो आध सेर सत्तू लेकर उन्हीं की थाली में गूंथकर लौंदा सा बनाकर हाथ पर रख लेते हैं और मिर्चों की सहायता से निगलकर पास के किसी नल से 2 घूंट पानी पी लेते हैं। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। उस गीदड़ और इन देहातियों में कोई खास अंतर नहीं है।
दिन दिन भर और कई बार दिन और रात भर रिक्शा चलाकर जहां वे साल भर का लगान कमा कर ले जाते हैं, वहां फेफड़ों को भी खोखला कर जाते हैं। दूसरे रिक्शा वाले इलाहाबाद के ही ऐसे नागरिक मजदूर हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार हो गए। रिक्शा चलाते चलाते उनकी पसलियां निकल आई हैं। यक्ष्मा उनकी आंखों में झांकता है, तो भी वे महंगाई के जमाने में बाल बच्चों का पेट भरने के लिए रिक्शा खींचने को विवश हैं। श्रीवास्तव प्रयाग का ही निवासी था। वो इन दोनों तरह के रिक्शा वालों से भली भांति परिचित था, किंतु उसका ये रिक्शा वाला उसे इन दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया। इधर रिक्शे वालों की एक तीसरी श्रेणी भी दिखाई देने लगी है। रोनाल्ड कोलमैन की तरह बारीक सी तलवार काट मूछ बनाए, फौजी पैंट या बुशर्ट या केवल टोपी पहने युद्ध से छुट्टी पाए बेकार फौजी रिक्शा चलाने लगे हैं। रिक्शा चलाते समय उनके सिर का तिरछापन, साइकिल की गद्दी पर बैठे हुए उनकी कमर की अकड़ और पैडल घुमाते हुए बाहर की ओर घुटनों का फैलाव पहले ही दृष्टि में उनके फौजी होने का पता दे देता है। होठों के दाहिने या बाएं कोने में बीड़ी दबाए तीसरे महायुद्ध के स्वप्न देखते मिस्र, ईरान, इटली, जर्मनी, वहां की आजाद फिजा और गोरी गोरी तनवंगियों के ख्वाब लेते वे दंदनाते हुए रिक्शा चलाए जाते हैं। आजादी ने उन्हें गिड़गिड़ाना भुलाकर स्वाभिमान से सिर उठाना सिखा दिया है। अधिकांश क्योंकि अर्धशिक्षित हैं, इसलिए स्वाभिमान की सीमाएं कहां अक्खड़पन से मिल जाती हैं ये नहीं जानते। मोल भाव अधिक नहीं करते और सवारी को ऐसी दृष्टि से देखते हैं मानो वो लूट मार में पकड़े हुए शत्रु नागरिकों में से कोई हो। परंतु ये रिक्शा वाला हालांकि सैनिक वर्दी पहने था, पर उसमें ये सैनिकों जैसी अकड़ नहीं थी। मुख पर भी उसके अन्य फौजियों की भांति सूखे हुए आटे का सा तनाव नहीं था, बल्कि गुंदी हुई लोई जैसी नरमी और लचक थी। क्यों भाई, क्या तुम सेना में काम करते थे? श्रीवास्तव ने अकड़े बैठे बैठे उकताकर शरीर को तनिक सा ढीला छोड़ते हुए पूछा। रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाते चलाते तनिक पीछे की ओर देखा। नहीं साहब, सेना में हम क्या काम करते? और कहते हुए उसके होंठों पर व्यंग और उपेक्षा भरी मुस्कान दौड़ गई, जिसमें हल्के से दर्द की रेखा भी श्रीवास्तव की आंखों से छिपी न रह सकी। वो मुस्कान मानो कह रही थी कि सेना की नौकरी जैसा निकृष्ट काम हम क्या करते? तो क्या रिक्शाएं चलाते हो? श्रीवास्तव का मतलब था कि 4-6 आदमी रखकर क्या उनकी आमदनी खाते हो? रिक्शा वाला हंसा। अजी साहब, कहां, यहां तो ये रिक्शा भी अपना नहीं, किराए पर लेकर चलाते हैं। श्रीवास्तव को उसके स्वर में सभ्यता की यथेष्ट मात्रा लगी। उससे उसे सहानुभूति हुई। तो ऐसा जानमारू काम काहे को करते हो? उसने कहा। रिक्शा चलाने से तो फेफड़ों पर बड़ा जोर पड़ता है। दिन रात हल और फावड़ा चलाने वाले देहाती तो खींच सकते हैं इन्हें, तुम जैसे शहरियों के बस का ये काम नहीं। जी, हम क्या अपनी इच्छा से चलाते हैं? बीवी हैं, 3-4 बच्चे हैं, माँ है, 2 विधवा बहनें हैं। इतने बड़े कुटुंब का खर्च अकेले हम ही पर है। तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? अरे हमको कोई दूसरा काम नहीं आता साहब। तो तुम क्या हमेशा से रिक्शा चलाते हो? अरे नहीं साहब, जब से देश को आजादी मिली है। रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाते चलाते दाहिने हाथ से माथा ठोका और बोला, अंग्रेज यहां से गए, काले साहब उनकी जगह आए और हमारी किस्मत फूटी। देसी साहबों को न हमारे काम की समझ न परख, न हम उनके काम के न वो हमारे। हमने तो अर्जी दी थी कि हमको कोई दूसरा काम नहीं आता, हमको उन्हीं के साथ विलायत भेज दीजिए, पर किसी ने हमारी सुनी नहीं। श्रीवास्तव ने पूछा, तो क्या करते थे तुम? हम कमिश्नर डक के यहां काम करते थे। 50 रुपया महीना पाते थे, रहने के लिए 2 कमरे थे, कपड़े साहब देते थे। माफ कीजिएगा। और रिक्शा वाला बात करते करते तनिक से संकोच के साथ रुक गया। अरे नहीं नहीं, कहो। श्रीवास्तव ने फिर अकड़ कर बैठते हुए कहा, ये जो बुशर्ट आपने पहन रखी है, रिक्शा वाले ने पीछे को मुड़कर बड़े अदब से कहा, ऐसी तो साहब के यहां हम भी पहना करते थे। श्रीवास्तव फिर ढीला होकर बैठ गया। पीठ भी उसकी पीछे लग गई और सूट के मसले जाने का भी उसे ध्यान नहीं रहा। अंग्रेजों के राज में जो मौज ली, अब वो कहां? रिक्शा वाला कहता गया, दिन त्योहार पर इनाम मिलते थे, हमारे नहीं, बीवी बच्चों तक के कपड़े बन जाते थे।
हम बताइए इतना हम कहाँ पाए, कैसे बीवी बच्चों का खर्च चलाएं। बेबस होकर रिक्शा चलाते हैं, खून सुखाते हैं, किसी दिन इसी तरह ट्रक जाएंगे। अरे पर आखिर बात क्या है, तुम किसी देसी साहब के यहाँ काम क्यों नहीं करते? कमिश्नर की जगह कमिश्नर है और कलेक्टर की जगह कलेक्टर। रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाते चलाते फिर पीछे की ओर तनिक देखा। अरे देसी साहब क्या हमें खाक रखेंगे, वो बोला और उसके होठों पर वही विद्रूप भरी मुस्कान फैल गई। क्या करते थे तुम कमिश्नर ढक के यहाँ? श्रीवास्तव ने उत्सुकता भरी झल्लाहट से पूछा। कुक थे? अरे जी नहीं, ये खान सामग्री हमसे नहीं होती। तो क्या करते थे? बैरा थे। जी हाँ बैरा थे। श्रीवास्तव फिर अकड़ कर बैठ गया। तो इसमें क्या बात है, तुम दूसरी जगह नौकरी कर सकते हो, हमारे यहाँ एक बैरा है। अरे जी नहीं, ऐसे वैसे बैरा नहीं थे हम खाना वाना लाने का काम नहीं करते थे, हम साहब के कपड़े देखते थे। हाँ हाँ कपड़े अपड़े देखते होगे, बूट वूट साफ करते होगे। अरे बूट तो भंगी साफ करता था, हम सिर्फ कपड़े देखते थे। क्या देखते थे कपड़ों का सारा दिन? श्रीवास्तव ने कहा। अब साहब आपसे क्या बताएं, आप समझेंगे नहीं। रिक्शा वाले ने जरा मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। अंग्रेज लोगों की बड़ी बातें थी, एक वक्त एक सूट पहनते थे, रात का अलग, दफ्तर का अलग, दिन के आराम का अलग, सैर सपाटे का अलग, फिर डिनर सूट, गोल्फ सूट, पोलो सूट, डांस सूट, शिकार सूट। उनको ठीक जगह पर रखना, धोबी को देना, लेना, साहब को पहनाना, यही हमारा काम था। अब देसी क्या साहब समझेंगे, ऐसा क्या परखेंगे हमारा काम? दिन रात महीनों बरसों एक ही सूट जो है घिसाए जाते हैं। यही साहब जिनकी लाल कोठी से पास से अभी हम लोग निकले हैं, बड़े भारी अफसर हैं, पर कभी कभी ऐसा सूट पहनते हैं जो लगता है कि कॉलेज के दिनों से संभाले हुए। जहां दफ्तर लगाते हैं वहां बाथरूम था। शनिचर की रात को क्या क्या रौनकें होती थी। और बागीचा देखा आपने, उसकी क्या दुर्गति हुई है। कभी अंग्रेज साहब के जमाने में उसकी बाहर देखते हैं, वही बगीचा क्या, ये सारी सिविल लाइंस पड़ी अंग्रेज साहबों के नाम को रो रही है। इतने बड़े बड़े बंगले, इतने बड़े बड़े बगीचे, राण के सिर की तरफ मुंडे दिखाई देते हैं। श्रीवास्तव को उस रिक्शा वाले की उपेक्षा और भारतीय रहन सहन के प्रति उसका दुर्भाव बहुत बुरा लगा। यद्यपि वो स्वयं साहबी ठाठ बाट से रहना पसंद करता था, परंतु उस समय उसे अंग्रेजी संस्कृति से संबंध रखने वाले प्रत्येक वस्तु के प्रति क्रोध आया। उस अज्ञ को तनिक सा विज्ञ बनाने के विचार से उसने कहा, उनके और अपने खान पान, वेशभूषा, रहन सहन में बड़ा अंतर है। वे लोग मांस मछली खाना, शराब पीना बुरा नहीं समझते, गाय और सुअर दोनों का मांस खाते हैं। हमारे यहाँ उसको छूना भी पाप है। उनकी औरतें नाचती हैं, हमारे यहाँ। अरे कुछ नहीं साहब, रिक्शे वाले ने उसकी बात काटकर और रिक्शे के पैडल पर अपने जोश में और भी जोर देते हुए कहा, हम लोगों का देश गुलामों का देश है। घोंघे की तरह हम अपने आप में बंद होकर रह गए हैं। गरीब होने को हमने गरीबी को स्वर्ग बना दिया है। धनी होने पर भी हम आदत से गरीब बने रहते हैं। रुपया बैंकों में जमा रखते हैं और दाल रोटी से सब्र करते हैं। हमको हमारा साहब बताता था कि जब भारत आजाद था, जब आर्या लोग इस देश में आए थे, तो वो भी लोग भी खूब खाते पीते थे, नाचते गाते थे, मौज बनाते थे। न ये पर्दा था, न खान पान के बंधन थे। हमको हमारा साहब बताता था कि धन का लाभ उसे खर्च करने में है, बैंक में जमा करने में नहीं। रुपया खर्चा होता है तो देश के कारीगर, मजदूर, दुकानदार सब काम पाते हैं, नहीं तो बेकारी बढ़ती है। साहब साल के साल फर्नीचर और दरवाजों खिड़कियों पर रोगन कराते थे, 6 महीने में व्हाइट वॉश कराते थे। 2 माली, 2 बैरे, खानसामा, धोबी, भंगी उनके यहाँ नौकर थे। फिर उनके दम से डबल रोटी वाले, अंडे वाले, कुर्सी मेज वाले और न जाने कौन कौन का रोज ही पाते थे। श्रीवास्तव के हृदय में ज्वाला सी लपकी। उसका जी चाहा कि वहीं उठकर उस साहब के कुत्ते की गुद्दी पर जोर का मुक्का मार दे, लेकिन रिक्शा काफी तेज चल रहा था। तब उसने अपना क्रोध अपने प्रवर्ती गोरे अफसरों पर निकाला। अरे उन सालों का क्या है, जनता को लूटते थे, मौज उड़ाते थे। रिक्शा वाले ने पलटकर बड़ी मिस्कीन व्यंग्यमयी हंसी के साथ कहा, जनता को ये क्या कम लूटते हैं, छोटे से लेकर बड़े अफसर तक सब खाते हैं। वहां तो बड़े अफसर कुछ संकोच भी करते थे, यहां तो आपाधापी मची है। बस लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। अंग्रेज लेता था तो 10 आदमियों का पेट पालता था। ये खाते हैं तो जमा करते हैं, खाए उड़ाए भी क्या आदत भी हो, वही धोती कुर्ता पहने बाहर भीतर सब जगह बने रहते हैं। 15वें 20वें महीने 2 महीने पर हजामत बनवाते हैं। नाई, धोबी, बैरा, खानसामा क्या पाएंगे इनसे। श्रीवास्तव मन ही मन उमट सा गया, पर चुप बना रहा। क्या उस कमीने के मुंह लगे,
अरे दूर क्यों जाइए, रिक्शा वाला अपनी रौ में कहता गया। रिक्शे तांगे वालों को ही लीजिए, बड़े से बड़ा सेठ रिक्शा करेगा तो मोल भाव करना नहीं भूलेगा। यहीं एलनगंज में एक ऑनररी मजिस्ट्रेट रहते हैं, बड़े आदमी हैं। चौक में उनका एक प्रेस भी चलता है। सदा यहाँ अड्डे पर आ खड़े होते हैं और चाहते हैं कि एक ही सवारी के पैसे देने पड़े, दूसरी सवारी न हो तो आधे आधे घंटे खड़े रहते हैं। अंग्रेज मामूली फौजी भी मोल भाव नहीं करता था। फिर जेब में रुपया होता रुपया देकर जाता था, 2 हुए तो 2 दे देता था। एक बार हमारे साहब की मोटर बिगड़ गई थी। यहीं एलनगंज से कचहरी जाने में 5 रुपए का नोट उन्होंने रिक्शे वाले को दिया था। गजानन का घर आ गया था। श्रीवास्तव उचक कर उठा, परंतु वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि वह है नहीं। अपना कार्ड छोड़कर श्रीवास्तव मुड़ा और रिक्शा वाले से उसने कहा कि जल्दी से चले। कचहरी के सामने उतरते वक्त श्रीवास्तव ने घड़ी देखी, 1 घंटा 10 मिनट हुए थे। दूसरा वक्त होता तो वो 10 आने घंटे के हिसाब से 12 आने से अधिक नहीं देता, पर इस रिक्शे वाले को 12 आने देने में उसे हिचकिचाहट हुई। साहबों की कब्र पर लात मारते हुए उसने कहा, 1 घंटे से कुछ ही मिनट ऊपर हुए हैं, 2 घंटे भी लगाएं तो 1 रुपया 4 आने होते हैं, पर ये 2 रुपए 14 आने हमारी तरफ से बख्शीश समझ लो। रिक्शा वाले ने लगभग फौजी ढंग से सलाम किया और श्रीवास्तव गर्व से एड़ियों को तनिक और उठाता हुआ डीएम की कोठी की ओर चला। क्यों, क्या मिला? पहले रिक्शे वाले ने, जो अभी तक अड्डे पर खड़ा था, जोर से पूछा। 2 रुपए। 2 रुपए? हाँ, 2 रुपए। किसी देसी अफसर से मैंने कभी कम लिया है जो इससे लेता? साले इन काले साहबों से निपटना मैं ही जानता हूं। अंतिम वाक्य की भनक श्रीवास्तव के कानों में पड़ गई। उसकी उठी हुई एड़ियां बैठ गई, शरीर का तनाव और चाल की अकड़ कम हो गई और वो साधारण आदमियों की तरह चलता हुआ डीएम के बंगले में दाखिल हुआ। ये थी उपेंद्रनाथ अश्क की लिखी कहानी काले साहब, 1950 में लिखी गई थी। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। चैनल किस्सा कहानी है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।